हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, अगर आप भी एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा आपका 20 फरवरी से एसएससी जीडी एग्जाम है। तो साथियों, इस बार आपको वर्दी लेना है तो जंग के मैदान में उतरना ही पड़ेगा और मैदान फतेह करके लाना ही पड़ेगा, क्योंकि साथियों इस बार ऐसे ऐसे विद्यार्थी आपके सामने पड़ेंगे जो कि 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो भी यूपी पुलिस के लिए और एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। तो साथियों, एसएससी जीडी वाले और यूपी पुलिस भर्ती वाले दोनों सेम विद्यार्थी होंगे, तो इस बार काफ़ी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आज साथियों हम आपका जो 10 जनवरी से लेकर पूरे 13 फरवरी 2023 में एसएससी जीडी एग्जाम हुआ था, अब इस बार 2024 में होने वाला है। तो साथियों इस क्लास में जो आपका 10 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक हुआ था, तो हम आज 31 जनवरी का सारे सवाल शिफ्टों में जो दूसरे और तीसरे और चौथे शिफ्टों में हुए थे सवाल आपके हम इस क्लास में हल करने वाले। तो देखिए साथियों, 2023 में आपका एसएससी जीडी एग्जाम में जीके जीएस का सवाल कैसा पूछा गया था। तो साथियों एक भी सवाल आप नहीं छोड़ेंगे अगर इस बार आपको सीने पर वर्दी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न पहला देखते हैं। देखिए आज का प्रश्न पहला दिया है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था। तो दोस्तों समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था, तो 12 को पराजित किया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा दिया, निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य भारतीय राज्य महाराष्ट्र में मुख्य रूप से नहीं किया जाता है। तो दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भारतीय राज्य महाराष्ट्र में मुख्य रूप से नहीं किया जाता है। तो आपका रऊफ नहीं किया जाता। कौन सा साथियों, रऊफ नहीं किया जाता। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों देखिए ऐसे ऐसे आपके एसएससी जीडी एग्जाम में जीके जीएस का सवाल पूछा जाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया, मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष में शुरू की गई थी। तो दोस्तों मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो आपके ये 2014 में शुरू की गई थी। ऑप्शन डी 2014 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया है, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है। तो साथियों बताइए भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है। तो आपके ये मूल कर्तव्यों से, किससे साथियों, मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 दिया है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है। तो साथियों बताइए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है। तो अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया, स्टंपिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो साथियों बताइए स्टंपिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो आपका ये क्रिकेट से। किससे साथियों, क्रिकेट से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 7 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया, शरद पूर्णिमा को भारत के कुछ हिस्सों में देवी से जोड़ा जाता है। तो बताइए शरद पूर्णिमा को भारत के कुछ हिस्सों में देवी किस देवी से जोड़ा जाता है। तो आप बताइए, तो आपके लक्ष्मी देवी जी से। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। तो बताइए 2011 की जो भारत की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का कौन सा स्थान सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। तो बता सकते हैं, तो तीसरा था। कौन सा था, तीसरा था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है। तो साथियों बताइए अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है। तो सोचिए क्या साथियों, तो ऑप्शन ए क्या है, डोनी पोलो हवाई अड्डा नाम था। ऑप्शन ए आपका डोनी पोलो हवाई अड्डा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया है, और ने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो साथियों किसने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो किन किन लोगों ने स्वराज पार्टी के साथियों गठन किया था। तो आपके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। कौन साथियों, सी दास और मोतीलाल नेहरू, मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया, भारत के
15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यपाल थी? तो साथियों भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यपाल थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला। तो झारखंड की थी। कहाँ की साथियों? झारखंड की। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इस पर स्टार लगाइए साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है आपके परीक्षा के लिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था? प्रशिक्षकों को मतलब जो सारे कोच होते हैं, जो हर खेल के कोच होते हैं ना, वही प्रशिक्षकों कहते हैं, उन्हीं को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो ये किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो सवाल है 1985 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया, विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928-32 सोवियत संघ में द्वारा लागू की गई थी। तो साथियों बताइए, विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928-32 में सोवियत संघ में किसके द्वारा लागू की गई थी? ये आपके जोसेफ स्टालिन के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? जोसेफ स्टालिन के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में कालिदास सम्मान प्रदान किया गया है? तो साथियों बताइए, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में कालिदास सम्मान प्रदान किया गया है? तो आपके एम वेंकटेश कुमार को। किसको साथियों? एम वेंकटेश कुमार को। ऑप्शन डी एम वेंकटेश प्रसाद बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता को संदर्भित करता है। तो साथियों राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता को संदर्भित करता है। तो क्या करता है साथियों? राजस्व घाटा करता है। ऑप्शन बी राजस्व घाटा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो साथियों किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो बताइए। तो गंगा नदी का। कहाँ का साथियों? गंगा नदी का, जो कि ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया, जागोई और चोलोम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो प्रमुख भाग है? तो साथियों बताइए, जागोई और चोलोम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो प्रमुख भाग हैं? तो मणिपुरी की। कहाँ के साथियों? मणिपुरी की। ऑप्शन बी मणिपुरी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? तो साथियों बताइए, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड घटी थी। कौन सा थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 19 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना था। तो साथियों बताइए, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना वार्षिक औसत अधिक आर्थिक विकास दर हासिल करना था? तो बताइए साथियों, 8.2%। कितना साथियों? 8.2% क्या था आपको आर्थिक विकास दर हासिल करना था साथियों? 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 भारत के 2022 राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर किस जानवर पर आधारित है? तो साथियों भारत के 2022 राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर किस जानवर पर आधारित है? तो शेर पे। किस पे साथियों? शेर पे। ऑप्शन डी शेर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन वर्ष में शुरू किया गया। तो साथियों स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष में शुरू किए गए थे? तो ये आपका शुरू किया गया था 2014 में। कब साथियों? 2014 में। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न 22 है, 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में स्तरीय शासन प्रणाली है। तो साथियों 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में कितने स्तरीय शासन प्रणाली है? तो आपके 3 स्तरीय शासन प्रणाली है। ऑप्शन बी 3 बिल्कुल राइट ऑप्शन है, याद रखिए साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 दिया है, ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है। तो साथियों बताइए, ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अवश्रव्य तरंगे कहा जाती है। तो साथियों 20 होती हैं। कितनी साथियों? 20 होती हैं। ऑप्शन सी 20 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो आपके केरल में। कहाँ साथियों? केरल में। ऑप्शन डी केरल बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? तो साथियों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है?
तो आपके अनुच्छेद 63 कौन सा थी, अनुच्छेद 63 करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न 26 है, प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति को क्या नाम है? तो बताइए प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो साथियों ऑप्शन आपके सामने है। ये सवाल आपको हमें कमेंट में जवाब देना है। इस सवाल का आपको होमवर्क है। तो साथियों एक सवाल आपके लिए होमवर्क जरूरी है, तो इस सवाल का जवाब आप ढूंढ के जरूर बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है, जो कि अब परीक्षा में ऐसे सवाल आएंगे आपके। तो चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न 27, सोंगक्रांत एक बौद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार के महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है। तो साथियों सोंगक्रांत एक बौद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार किस महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है? तो बताइए किस महीने में? अप्रैल के महीने में। किस में साथियों? अप्रैल के महीने में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो साथियों भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? पूरे 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न 29 दिया, 2017 में भारत की जन्म दर क्या थी? तो दोस्तों 2017 में भारत की जन्म दर क्या थी? तो आपके पूरे 20.2 थी। कितनी साथियों? 20.2 थी, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है? तो जायद है। कौन है साथियों? जायद है। ऑप्शन ए जायद बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। प्रश्न नंबर 31, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS 19 अप्रैल 2021 को किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो दोस्तों स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS 19 अप्रैल 2021 को किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आपके ये पीयूष गोयल के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? पीयूष गोयल के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 दिया, 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी में शुरू हुए आंदोलन का नाम क्या था? तो दोस्तों 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी में शुरू हुए आंदोलन का नाम क्या था? तो बताइए क्या नाम था? नक्सली आंदोलन था। तो ऑप्शन बी नक्सली आंदोलन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। हालड़ा उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों हालड़ा उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपके ये मनाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। कहाँ साथियों? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। कौन है साथियों? गोवा। आप तो जानते ही ऑप्शन डी गोवा बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रश्न 35 या निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे पियदसी के नाम से जाना जाता था? तो साथियों निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे पियदसी के नाम से जाना जाता था? तो अशोक को। किसको साथियों? अशोक को जाना जाता था पियदसी के नाम से। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप बताइए। वोल्ट होता है। क्या होता है साथियों? वोल्ट होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 37 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का केंद्रीय विषय कृष्ण और राधा की प्रेम गाथा है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का केंद्रीय विषय कृष्ण और राधा की प्रेम गाथा है? तो बताइए कि मणिपुरी है। कौन सी साथियों? मणिपुरी। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। प्रश्न 38 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे क्षेत्र को विकसित करना था। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे क्षेत्रों को विकसित करना था। तो बताइए कौन सा था? प्राथमिक है साथियों। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, किस ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन भारत में प्रबल होती हैं? तो साथियों किस ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन भारत में प्रबल होती हैं? तो शीत होती हैं। क्या साथियों? शीत होती हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो साथियों यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। कौन साथियों? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों 1 से लेकर 40 तक पूरे सवाल आपके 31 जनवरी 2023 के सवाल है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण SSC GD एग्जाम के लिए। एक भी सवाल आप नहीं छोड़ेंगे, सारे सवाल आप करके जाइएगा। अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना, मिलते अगले वीडियो में। तब तक ले जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।